नमस्कार दोस्तों, आप सबका कौटिल्य एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है गुप्त वंश। लिखा हुआ है गुप्त वंश। ये इम्पोर्टेंट है। इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा ट्रेन कर रही है। इसमें परीक्षा में पूछे जाने वाले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लाके वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में एक ही आएगा आपका मौर्य वंश पढ़ा चुके हैं। इसके पहले बौद्ध काल, जैन धर्म, सब बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद मौर्य वंश, इसके बाद आएगा गुप्त वंश। तो गुप्त वंश में ज्यादा समय नहीं लेंगे, कम ही समय में आपको गुप्त वंश तैयार करवा देंगे। जो आने वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको कम ही समय में हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। ज्यादा समय नहीं लेना, बस ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट में इसको हम समाप्त कर देंगे। देखिए, सबसे पहले गुप्त वंश के बारे में पूछेगा तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया बताइए? गुप्त वंश। तो मौर्य वंश में गुप्त वंश की स्थापना कौन किया? श्रीगुप्त। पूछेगा गुप्त वंश की स्थापना कौन किया? क्या बताओगे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक था। इसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके बाद आते हैं कौन? श्रीगुप्त के बाद कौन आता है बताओ? ध्रुवकच। कौन आता है? ध्रुवकच। ये आता है, ये 280 से 320। कहने का मतलब इतने दिन तक ये थे। इनके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ये दोनों कम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ से क्वेश्चन जहां उठता है, इनका कब गद्दी बैठे? 319 में। एक ही साल थे, 319 से 320। कितने साल थे? एक साल। उसके बाद इनको सम्राट भी कहा गया। इनको महाराजा धिराज की उपाधि मिली थी। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धिराज की उपाधि मिली थी। शक संवत किसके शासनकाल में आया? क्या बताओगे? चंद्रगुप्त प्रथम काल में। इनका विवाह हुआ था कुमार देवी से। किससे? अगर पूछेगा चंद्रगुप्त प्रथम का शादी किससे हुई थी? विवाह कुमार देवी से हुआ था। इनके शासनकाल में क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा कि ये वाला लगाइएगा, इंपॉर्टेंट। और महाराजा के धिराज की उपाधि किसको मिली थी? चंद्रगुप्त प्रथम को मिली थी। इसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। ये कतई जहां है। समुद्रगुप्त कतई जहां है, ये समझ लीजिए। यहाँ परीक्षा पूछता है समुद्रगुप्त से। तो यहाँ से कौन कौन पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि पूरा तैयार नहीं कर पाओगे। जितना आपके कम समय में जितना पॉइंट लिखे, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। इनका शासनकाल 350 से 380। पहले इसको याद रखिएगा। कितने साल थे? 30 साल। 350 ईस्वी से 380 ईस्वी कितना टाइम? 30 साल। 30 साल तक गद्दी पे थे। इनको भारत का नेपोलियन कहा गया। क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन को कौन कहा था बताओ? विंसेंट। क्या कहा था? विंसेंट स्मिथ। एक अंग्रेज थे, विदेशी थे। उन्होंने कहा भारत का नेपोलियन। और नेपोलियन कोई और था जो पहले आया था। इनको भारत का नेपोलियन कहा गया। नेपोलियन एक आदमी और था जो पहले आया था, विदेश से आया था, बाहरी था वो। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को। कौन कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। और देखो, इनके शासनकाल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। किसका? सती प्रथा का उल्लेख। और किस में? कहा? एरन अभिलेख में मिलता है। ये कौन जारी करता है इसको? भानुगुप्त। कौन? भानु। एरन अभिलेख कौन जारी करता है? भानुगुप्त। और ये सती प्रथा का उल्लेख पूछेगा किसके शासनकाल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? क्या बताओगे? समुद्रगुप्त। इनके दरबार में कवि रहते थे, बहुत फेमस कवि थे, जिनको बहुत मानते थे। उनका नाम क्या था? हरिशेन। बताओ, समुद्रगुप्त के दरबार में जो फेमस कवि थे कौन थे वो? हाँ, हरिशेन। और सुनो, इनको और नाम से पुकारा गया। इनको उपाधि मिली। कौन कौन? कविप्रिय और कविराज की उपाधि मिली। एक खासियत थी, बीड़ा बजाते हुए सिक्के जारी कर देते हैं। कौन? समुद्रगुप्त। जानते हो ना, बीड़ा एक वाद्य यंत्र है, इसको बजाते हुए सिक्का जारी कर देते हैं। कौन? समुद्रगुप्त। ये 21 राजाओं को हराए थे। कितने राजाओं को? 21, जिसमें से 9 किधर थे? उत्तर भारत के थे, और 12 दक्षिण भारत के थे। तो 9 12 कितना हो गया? 21 राजाओं को हराए थे। इनके बाद बस समुद्रगुप्त के बारे में इतना पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अगर और पढ़ लेते तो अच्छी बात है, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना लिखा है मेन लिखवा दिए हैं। इसके बाद इनके समुद्रगुप्त के बाद आते हैं कौन? रामगुप्त। ऐसा कहा जाता है पूरे इतिहास में सबसे कमजोर डरपोक कौन शासक था? रामगुप्त। अकबर भी डरपोक थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रामगुप्त सबसे डरपोक थे। इनको कमजोर शासक कहा गया। क्या कहा गया? कमजोर शासक। रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुवदेवी। क्या नाम था? ध्रुवदेवी। और सुनो, जो ध्रुवदेवी थी बहुत सुंदर थी। क्या थी वो? बहुत सुंदर थी। तो ध्रुवदेवी थी, और पड़ोस के राजा जहां राज करते, जहां इनका शासन था, उसके पड़ोस में एक थे राजा, उनका नाम था रुद्र सिंह थर्ड। क्या नाम था? रुद्र सिंह थर्ड। रुद्र सिंह थर्ड का दिल आ गया किस पे? ध्रुवदेवी पे। अब दिल आ गया भाई, समझ रहे हो? सीधा है कि हमको ध्रुवदेवी चाहिए।
उसके बाद क्या हुआ, ये संदेश भिजवाता है अपने दूत से, जाओ रामदूत से कह दो आओ हमसे लड़ो या तो अपनी पत्नी दे दो। बात समझ गए ना, कहा जाओ आओ हमसे लड़ो या तो अपनी पत्नी को दे दो। उसके बाद क्या होता है, इसी का छोटा भाई था, उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। जानते हो बड़ा भाई सीधे होते हैं, छोटा खतरनाक होता है, तो इतिहास गवाह है ऐसी बात। 90% लोग यही कहते हैं छोटा भाई जन्म पूरा बात होता है। तो इनके छोटे भाई का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय भी अपने भाभी को अंदर अंदर से मोहब्बत करता था, मानता था, मतलब जो भी समझ लो। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, ये क्या किया, जब ये दूध सिख संदेश भेजाया कि हमको आके हमसे लड़ो या तो अपनी पत्नी को दे दो। जब कोई आके बताता है चंद्रगुप्त द्वितीय से आपके भैया ऐसे कह रहे हैं कि या तो हमसे युद्ध लड़ो या तो उनको दे दो, आपके भैया कह रहे ले जाओ हम लड़ेंगे नहीं मर जाएंगे, तो इतने डरपोक है। बताओ ऐसे इंसान को क्या कहा जाए, कायर। जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता वो क्या होगा बताओ, कायर क्यों होगा। तो ये अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, और जब ये खबर लगती है कारणों चंद्रगुप्त द्वितीय को, रात में उल्टा ठोक देता है किसको, गर्दन कलम, किसका, अपने भाई का, रामगुप्त का गर्दन कलम। और सुबह होते होते किसको, रुद्र सिंह थर्ड को टपका दिया। उसके बाद अपनी भाभी को बिठा दिया। उसके बाद क्या होता है, आज इनका अंत हो गया। उसके बाद कौन आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। ये फेमस है चंद्रगुप्त द्वितीय। द्वितीय का लग गया क्योंकि प्रथम लगा हुआ है, देखो ये चंद्रगुप्त प्रथम है, क्या होंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। अब एक में रहेगा तो नाम मिक्सचर हो जाएगा, तो अलग अलग चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। इनको सकार के नाम से जाना गया, पुकारा गया, और विक्रमादित्य की उपाधि मिली किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय को। इनको चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहले अपने भाई को मारा रामगुप्त को, उसके बाद रुद्र सिंह थर्ड को मारा। और इनके दरबार में 9 रत्न थे। क्वेश्चन यहाँ जो 9 रत्न थे इसमें से बनता है, तो 5 लिखवाए हैं, 5 इंपॉर्टेंट हमको लगा 5 लिखवा दिए हैं। पहले कौन है, कालिदास। इनके दरबार में कौन थे, कालिदास, नाम सुने हो ना कालिदास का, इनके दरबार में कालिदास थे। इनकी पुस्तक है मालविकाग्नि मित्रम। और कौन लिखे हैं, क्या रचना लिखे हैं, ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, ये सब रचना किसकी है बताओ, कालिदास की है। कभी कभी ये सब पूछ लेता है कि बताओ रचना किसकी है, इनके दरबार में कौन थे, कालिदास। अब तक कालिदास नाम सुने थे, अब बताओ किसके शासनकाल में थे वो, चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में थे। इनके दरबार में दूसरे रत्न थे, उनका नाम था बराहमिहिर। और वैज्ञानिक भी थे और क्या थे, गणितज्ञ थे। वैज्ञानिक थे और क्या थे, गणितज्ञ थे। उनकी रचना क्या है, बृहद संहिता, बृहद संहिता और पंच सिद्धार्थिका, ये इनकी रचना है, ये इनकी रचना है। और तीसरे इनके खास आदमी थे नवरत्न में, उनका नाम था छपड़क, क्या नाम था, एड़ा है छपड़क। वो ज्योतिष थे, क्या थे, ज्योतिष थे। उसके बाद कौन थे, धनवंतरी थे, ये क्या थे, चिकित्सक थे। उसके बाद एक नाम आता संत, उन्हीं को कहते हैं वल्लुजी, ये भी थे। 5 इंपॉर्टेंट है। 5 के बाद 4 लोग और थे। कितने रत्न थे, 9 रत्न का मतलब होता 9 खास लोग थे। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, 9। बीरबल भी थे इसमें, समझ गए ना। तानसेन थे, ये सब क्या थे, मान सिंह, ये सब तानसेन बीड़ा बजाते थे, मतलब संगीत उंगीत काम देते थे। और कौन थे, अरे क्या नाम था उनका, बीरबल, तो बीरबल का क्या नाम था, महेशदास नाम था। टोडरमल थे, कौन थे, टोडरमल थे। ऐसे ऐसे नवरत्न अकबर के दरबार में भी थे। उसके बाद देखिए दरबार में प्रथम चीनी यात्री पूछेगा, चंद्रगुप्त के दरबार में प्रथम चीनी यात्री कौन था, फाहियान। फाहियान किस काल में आया था, तो फाहियान किस वंश में आया था, गुप्त वंश में आया। किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में आया था। तो प्रथम चीनी यात्री था, चीनी मतलब चाइना का था, उसका नाम फाहियान था। ये भारत में कितने साल तक था, ये 15 साल बिताया भारत में। क्या किया 15 साल, बौद्ध धर्म की जानकारी ली, किसकी, बौद्ध धर्म की जानकारी ली। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय गया, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म पे था, बौद्धिस्ट का विद्यालय था। तो नालंदा विश्वविद्यालय गया, और इसको नालंदा विश्वविद्यालय कौन बनवाए थे, कुमारगुप्त। कौन, कुमारगुप्त। और इसको कौन नष्ट किया, बख्तियार खिलजी। बताओ, उन्हें इसी नालंदा विश्वविद्यालय में चिकित्सक थे। एक बार की बात बताते हैं तुम लोग को कि ये जो बख्तियार खिलजी बीमार था, क्या था, ये बीमार था, पूरी दुनिया घूम डाला, मरने वाला था, एकदम जाने वाला था, टकने वाला था, लेकिन इसका इलाज कहीं हुआ नहीं। ये बौद्ध धर्म से जलन करता था। ये कौन, बख्तियार खिलजी मुस्लिम था, ये बौद्ध धर्म से जलन करता था। तो ये क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्धिस्टों का विश्वविद्यालय था, और उसी में क्या थे, टीचर थे, कोई चिकित्सक था, मतलब टीचर थे, मतलब पढ़ाते भी थे और वैद्य की दवा भी देते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जब सब लोग बताए जाओ नालंदा विश्वविद्यालय में, तुम्हारा इलाज वो करेंगे और ठीक हो जाओगे, वो कहा नहीं, वो बौद्धिस्टों का विद्यालय है, हम उनसे जलन करते हैं, हम जाएंगे नहीं, मर जाएंगे, वो ठीक है। वो कुल दुनिया में दवा करा है, कहीं ठीक नहीं हुआ। उसके बाद जब मौत सबसे सबको डर लगता है, मौत से
जब जाना हमारा अंतिम समय आ गया है, तब वो कहा, तब लोग कहे चले जाओ वहां पर। गया, अध्यापक जी थे, टीचर जी हजूर कैसे हुआ आना? इतने बड़े लोग, राजा बख्तियार खिलजी गया है उनके पास, पूरा बैठा उठाए, कहे सुने बहुत बड़े डॉक्टर हो, कहे जी जो भी जानते होंगे वही ठीक है भाई, जो भी सुने होंगे बात समझ में, जो भी सुने होंगे वही ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? कहे बैठो, बैठते हैं, कहे सुने बहुत बड़े डॉक्टर हो तुम यार, कहे ठीक कोई बात नहीं, कहे ठीक है हमारा इलाज करो लेकिन एक शर्त पे। कहे कौन शर्त है? टीचर से कह रहे हैं हमारा इलाज करो लेकिन एक शर्त पे। कहे कौन शर्त है? कहे शर्त पे हमारा इलाज करो लेकिन उनको बिना छुए। बताओ आप बिना छुए इलाज होगा? कहे हमारा इलाज देखो वही है, मिर्चा सूखा उनके ऐठन नहीं जा रही है, मरने वाले हैं, एक पैर कब्र में जा चुका है लेकिन ऐठन उनकी नहीं जा रही है, पूरी ऐठन है उनकी, तो पूरा अकड़े हुए हैं, माँ इलाज करा हमको छुआ ना। उसके बाद क्या हुआ कि जब इलाज करने तो कहे अब बताओ बिना छुए इलाज करेगा? टीचर बहुत ईमानदार होते हैं, गुरु तो भी कहे कोई बात नहीं बैठो, तुम बिना छुए इलाज करेंगे, अगर तुम आए हो हमारे दरबार में तुमको बिना इलाज करने जाने नहीं देंगे, कोई बात नहीं। बिना छुए कैसे इलाज करेंगे? और डॉक्टर ने छुए इलाज कर लिया। तो उसमें हुआ क्या कि उनसे पूछे, जो टीचर थे उसने उनसे पूछे कि बताओ तुमको क्या पढ़ना पसंद है? कहे कुरान। क्या बताए? कुरान, क्योंकि कहे हमको कुरान पढ़ना पसंद है। उसके बाद क्या हुआ? कहे कोई बात नहीं, कुरान की बुक लाए, उसके बाद अंदर से लाए बुक कुरान की, क्या वही लेके आए। उसके बाद कहे ठीक है इसको ले जाओ और इसको पढ़ना, डेली पढ़ना, जितना पढ़ पाना पढ़ना, तुम ठीक हो जाओगे। उसके बाद आए, कहे कहा इससे ठीक हो जाएगा, इसको पढ़ने ठीक हो जाएंगे। कहे हाँ इसको कुरान को पढ़ना क्योंकि तुमको पसंद है, कुरान पढ़ना तुमको पसंद है, पढ़िए तुम ठीक हो जाओगे। लाए किताब को, पढ़े भैया की, पढ़ने के बाद क्या हुआ? कुछ दिन बाद देखे सही हो रहा है, ठीक हो गए। कैसे ठीक कर दिए? बाद में पता क्या किए थे वो, बख्तियार खिलजी को जलन हो गई, इतने बड़े डॉक्टर, इतने बड़े टीचर, बौद्ध धर्म के बौद्धिस्ट में इतने जानकार लोग कि हम मतलब हमको बिना छुए ठीक कर दिए। पता क्या किए थे? वैद्य की दवा जो होती है पन्नों में लगा दिए थे डॉक्टर, वो जो टीचर थे वो डॉक्टरी भी करते थे, मतलब वैद्य की दवा जड़ी बूटी वाला, वही पन्नों में रगड़ दे रहे हैं। और जब ऐसे खोले, ऐसे खाता पड़ जाता है, देखो ऐसे बढ़ जाता, खोले तो वही से वो काम हो जाता है। वैद्य की दवा खा देते हैं, देखो सफेद सफेद गोली की चौका सही हो जाता, वैद्य की दवा खाने जाओ देखो 2 गोली डिब्बी में डाल सही। तो कहने का मतलब उसमें है कि ऐसे तो मतलब ऐसे किए, उसके बाद ऐसे पढ़ते थे ऐसे महीना 2 महीना पढ़ते पढ़ते कुरान मोटी होती है ना, पढ़ते पढ़ते क्या हुआ? सही हो गए। और बाद में इतने बड़े डॉक्टर, वो भी जिस धर्म से कुछ जलन है बौद्ध धर्म से, उसमें इतने बड़े बड़े टीचर। बताओ तुमको ठीक भी किए हैं, मरने से बचाए हैं, पुनर्जन्म दिए हैं, तुम गुरु है वो, ये पूरा सिर तैनात किया, पूरा शायरी लेके धावा बोल दिया, पहुंचा नालंदा विश्वविद्यालय, जितने बच्चे थे सब मुंडी काटा, जितने टीचर थे सब मुंडी खून चला दिया पूरा नालंदा। 6 महीना तक नालंदा विश्वविद्यालय तो पूरा नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने तक चला। कितने महीने तक? 6 महीने तक चला, धू धू कर। ऐसा कहा जाता है लाइब्रेरी को, जो पुस्तकालय था, लाइब्रेरी जो पुस्तकालय था वो उसमें इतनी किताबें रखी थी, वो 6 महीना तक जला था। वो इतना बड़ा विश्वविद्यालय था नालंदा, बिहार में है नालंदा में। अगर कभी अवसर मिलेगा घूमने टहलने का, नालंदा विश्वविद्यालय जाइएगा। और समझ गए ना? बस ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।